ईरान ने मन बना लिया था और कि हो सकता है भविष्य में इजराइल और अमेरिका मिलकर आक्रमण करेंगे, तो उसकी तैयारी उन्होंने कर ली थी। और दुनिया के सबसे तेज तर्रार इंटेलिजेंस जिसे इजराइल को माना जाता है, मोसाद, उसके बावजूद भी 21वां दिन युद्ध चलना अपने आप में हैरत अंगेज है, जिसमें अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती मिल रही है। ये लड़ाई ईरान अपने बूते पर 21वां दिन तक खींचकर यहां तक लाया है। ट्रंप जिस भावावेश में आकर आग में कूदने की उन्होंने जरूरत की है, उंगली जलने की नौबत आ गई है। कुछ साल पहले अफगानिस्तान से जिस तरीके से अमेरिकी सेना भागी थी, वो एक एग्जाम्पल है। अगर नाटो में वो साथ नहीं दे रहे तो मैं उनको बर्बाद कर दूंगा, उनके साथ ट्रेड डील खत्म कर दूंगा। कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ऐसी बातें, ऊंची बातें नहीं करता। ईरान, अमेरिका और इजराइल की भीषण जंग से पूरे मिडिल ईस्ट में हाहाकार मचा हुआ है। ईरान जिस तरीके से आक्रामक रुख दिखा रहा है, उससे लगता नहीं कि वो युद्ध जो है इतनी जल्दी शांत करने की स्थिति में आएगा। यहां पर अमेरिका, जो अब तक वेट एंड वॉच की पोजीशन में करीब करीब दिखाई दे रहा था, उसकी तरफ से भी अब हमले तेज कर दिए गए हैं। एक के बाद एक दो बड़े हमलों से ईरान दहल चुका है। एक दिन पहले ही इजराइल की एयर स्ट्राइक में ईरान के रक्षा प्रमुख अली लारिजानी की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इसके 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि यहां पर एक और बड़ा हमला होता है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका 5000 पाउंड का बंकर बस्टर बम जो है ड्रॉप करता है ईरान के उस जगह पर जहां पर ईरान के जो है बड़ी खेप मिसाइलों की रखी हुई थी। यह वही जगह है जहां से ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गुजरने वाले जहाजों पर अटैक किया करता था। ये दो ऐसे बड़े हमले हैं जिसे लेकर कहा जा रहा है कि युद्ध का रुख अब पलटना शुरू हो जाएगा। इस पूरे बातचीत पर, इस पूरी चर्चा, इस पूरे घटनाक्रम पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सतीश कुमार साहब, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, पहले जो है अली खामेनेई की मौत होती है, ईरान के सुप्रीम लीडर। उसके बाद जो रक्षा प्रमुख हैं अली लारिजानी, जिनको लेकर ये कहा जा रहा था कि खामेनेई की मौत के बाद पर्दे के पीछे से वही इस पूरे युद्ध को ड्राइव कर रहे थे, अब उनकी भी मौत हो चुकी है। तो अब ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये युद्ध अब जो है किस मोड़ पर जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, 21 दिन हो गया आज युद्ध के। शायद अमेरिका को ये आभास नहीं था, अमेरिका और इजराइल को ये लग रहा था कि हम युद्ध एक सप्ताह या 10 दिनों में खत्म कर देंगे। तो आज 21वां दिन चल रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पर इसके जो समीकरण है वो अमेरिकी दृष्टि से नजर आ रहा है। इसके कई लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, जिस बात की चर्चा हमको लगता है कि लाजमी है। देखिए, ईरान में डिक्टेटोरियल सिस्टम पहले से था, लेकिन ईरान का जो डिक्टेटोरियल सिस्टम था वो पर्सनलाइज नहीं था, वो इंस्टीट्यूशनलाइज डिक्टेटरशिप था। पहले खुमैनी, उसके बाद खामेनी, और खामेनी के बाद फिर अभी की स्थिति को देखेंगे तो जो सिक्योरिटी हेड है उसको मारा जाता है, या जो क्लेरिक्स का जो पुरोधा है उसको मारा जाता है। तो उससे व्यवस्था पर कोई अंतर नहीं पड़ता। अचानक दूसरा कोई आकर गद्दी पर बैठ जाता है। यानी सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम वहां पर काम कर रहा है। तो कितने भी राष्ट्रपति को मार दिया जाए, कितने भी प्रधानमंत्री को मार दिया जाए, या सेना प्रमुख को मार दिया जाए, उससे बहुत परिवर्तन की उम्मीद नहीं है। उससे अमेरिका की जीत सुनिश्चित नहीं होती है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी एक सिस्टम बना हुआ है कि इसके बाद ये आ जाएगा, इसके बाद ये आ जाएगा, और युद्ध निरंतर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा सर, अभी जो मौजूदा स्थिति यहां पर मैं देख पा रहा हूं, जो अली खामेनेई थे उनकी मौत हो चुकी है। उसके बाद जो है उनके बेटे को जो है सुप्रीम लीडर बनाया जाता है, तो अब जो है वो भी घायल बताए जा रहे हैं, वो भी सामने नहीं आ रहे। उसके बाद जो है अली लारिजानी, जो कि रक्षा प्रमुख हैं, जिनको लेकर ये चर्चा रही है कि वो जो है इस पूरे युद्ध को जो है पर्दे के पीछे से ड्राइव कर रहे थे, उनकी भी मौत की पुष्टि हो चुकी है। तो अब ईरान की सेना जो युद्ध लड़ रही है, उसको कमांड आखिर कर कौन रहा है, थोड़ा सा वो बताएं। वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पूरा सिस्टम काम कर रहा है वहां पर। यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। और दरअसल इसकी तैयारी ईरान ने पिछले साल से ही शुरू कर दी थी। उसे इस बात का अंदेशा था, जब अमेरिका के साथ युद्ध की शुरुआत कुछ दिनों के लिए हुई थी,
तो उस समय ईरान ने मन बना लिया था और कि हो सकता है भविष्य में इजराइल और अमेरिका मिलकर आक्रमण करेंगे, तो उसकी जी। तैयारी उन्होंने कर ली थी और ये आकलन लगाया था कि उनका इंटेलिजेंस, उनकी मिलिट्री बहुत ताकतवर है, तो ये खामियाजा, ये नुकसान हो सकता है। और उसी नक्शे कदम पर ईरान ने अपनी तैयारी की थी, जो अभी तक वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति के सामने और दुनिया के सबसे तेज तर्रार इंटेलिजेंस जिसे इजराइल को माना जाता है, मोसाद, उसके बावजूद भी 21वां दिन युद्ध चलना अपने आप में हैरत अंगेज है। और ये एक नई थियरी को जन्म देता है जिसमें अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती मिल रही है और नाटो के देश भी उन्होंने गुहार लगाई कि भाई नाटो के सारे देश जिनको मैं सुरक्षा देते आ रहा हूं, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे इटली हो, चाहे इंग्लैंड हो, आज उनको सामने आना चाहिए। और उन लोगों की मानसिकता दोहरी हो गई है कि ये अमेरिका की लड़ाई है, हम इसे क्यों अपनाएं। तो कहने का अर्थ कि ये स्तर पर भी ईरान के पक्ष में मनोबल न केवल इस्लामिक देशों के बीच में है, बल्कि उन तमाम देशों के बीच में भी उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर पूरी तरह से आज भी ईरान का कंट्रोल है, जिसको वो तेल वाहक शिपमेंट है वो जाने देता है और जहां से संबंध अच्छे नहीं है वहां वो रोक देता है। तो एक बड़ी विचित्र स्थिति अमेरिका के लिए पैदा हो गई है। बिल्कुल, यहाँ पर जो सवाल है वो बड़ा सवाल इसी बात को लेकर के है कि इस समय ईरान का जो है नेतृत्व कौन कर रहा है, ईरान को जो है लीड कौन कर रहा है, इस पूरे युद्ध को ड्राइव कौन कर रहा है। और जैसा कि यहाँ पर सतीश साहब ने बताया कि ईरान में जो है इस तरह का नेतृत्व का संकट नहीं है, वहां पर ये चीजें पहले से तय है, वहां का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को जो है ओवरटेक कर लेता है। लेकिन अब इस सवाल सर एक और यहाँ पर बड़ा गूंज रहा है। अब तक ये बातें लगातार चर्चाओं में रही हैं कि रशिया और चाइना जो है ईरान के पीछे से, ईरान की आड़ में जो है प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे थे। तो क्या ईरान को उसी की तरफ से इतना बूस्ट मिल रहा था? और लेकिन वो स्थितियां भी अब नजर नहीं आ रही हैं। जिस तरीके से ईरान लगातार इस युद्ध में डटा हुआ था और जिस तरीके से मुकाबला कर रहा है अमेरिका की सेना से, और 21वां दिन अब प्रवेश होने वाला है इस युद्ध को, लेकिन अब ईरान का मनोबल जो है अभी भी अपनी जगह पर कायम है। क्या वाकई आपको लगता है कि रशिया वाकई में अब जो है पूरे सपोर्ट में उतर सकता है? देखिए, अभी तक तो डिप्लोमेटिक केवल शाब्दिक अर्थों में ही चीन और रूस ने ईरान को मदद देने की बात की है। प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आ सकता है। परिस्थिति अगर बदलती है तो ये लड़ाई ईरान अपने बूते पर 21वां दिन तक खींचकर यहाँ तक लाया है और कई अमेरिकी और ईरान की डिप्लोमेसी यहाँ पर भी सफल होती हुई दिखाई दे रही है। जिन ठिकानों पर गल्फ कंट्रीज में, चाहे सऊदीज हो या सऊदी अरब इमारात हो, चाहे तमाम अन्य देश हो, वो ये कहकर हमला कर रहा है कि हम आप पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम अमेरिकी ठिकानों पर, सैनिक ठिकानों पर हमला कर रहे हैं जो आपके देश में स्थित है, और वो हम आपके लिए भी असुरक्षा का कारण है और हमारे लिए भी असुरक्षा का कारण है। और वो एक तरह से मुस्लिम इस्लामिक फैटर्निटी को भी पैदा करना चाहता है, जिसमें दुनिया के तमाम इस्लामिक देश इसे अपना समझ ले कि ये आक्रमण आप पर है। जो हंटिंगटन की थियरी है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की, वो उस थियरी को भी जन्म देने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरह से उन देशों पर हमला कर अमेरिकी व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश, जहां पर अमेरिकी ठिकाने हैं, साथ में उन देशों के में जो मुस्लिम बहुल सरकार है, रिजीम है, उनको अपने साथ में लाकर खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। तो ईरान की डिप्लोमेसी यहाँ पर दोहरे तरीके से चल रही है। अगर इसमें चीन और रसिया अगर सामने चला आता है तो और स्थिति गंभीर बन सकती है। बिल्कुल, स्थितियां यहां पर गंभीर बन सकती हैं। और जिस तरीके से रशिया जो है यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ था और फिर वहां पर अमेरिका के ऊपर लगातार उसके आरोप रहे हैं कि अमेरिका बैकडोर जो है सपोर्ट देता रहा है यूक्रेन को, इसी वजह से पिछले 4 सालों से रशिया के सामने यूक्रेन टिका हुआ था। लेकिन यहां पर जब ईरान के साथ अमेरिका युद्ध में उलझा तो एक चर्चा यही उठ खड़ी हुई थी कि क्या अब रूस जो है कोई प्रॉक्सी वॉर छेड़ करके अमेरिका को लंबे वक्त तक इस युद्ध में उलझाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अमेरिका जिस तरीके से अब आक्रामक रुख दिखा रहा है, जिसके बाद जो है अब एक के बाद एक बड़े हमले होते जा रहे हैं, ऐसा लगता नहीं है कि युद्ध जो है अब बहुत लंबा
खिंच पाने की स्थिति में भी होगा। हालांकि जैसा कि आपने बताया भी कि ईरान जो है अपने बूते लड़ता हुआ जो है 21 दिन तक अमेरिकी सेना का मुकाबला कर पाने में सक्षम रहा है। लेकिन अली लारिजानी, उनकी मौत से एक दिन पहले एक बड़ा स्टेटमेंट आया था उनकी तरफ से। उन्होंने मिडिल ईस्ट के तमाम मुस्लिम देशों से ये गुहार लगाई थी, उनको जो है ये कहा था कि आपको मुस्लिम उम्मा का जो है वास्ता और आपको जो है इस्लामिक यूनिटी यहां पर दिखानी होगी, ताकि हम जो है इस तरह की बाहरी शक्तियों से मुकाबला कर सकें जो एक के बाद एक मिडिल ईस्ट में देशों पर अपनी नजरें टिकाए बैठा है। लारिजानी ने कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा किया था कि आज मेरी बारी है, कल बारी तुम्हारी हो सकती है। हालांकि जिस तरीके से हालात अब यहां पर दिखाई दे रहे हैं और जो साइलेंस मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों में दिखाई दे रहा है, सर आपको क्या लगता है कि ये चुप्पी क्या वाकई में भविष्य में एक बड़ा खतरा उनके लिए भी पैदा हो सकती है, या अमेरिका मिडिल ईस्ट को अपने तरीके से बैलेंस कर पाने में भविष्य में कामयाब रहेगा? ये दोनों ही स्थितियां कैसी रहने वाली हैं, थोड़ा सा बताएं आप। अब देखिए, अमेरिका ने चीन से भी गुहार लगाई है। ये अपने आप में आश्चर्य है कि चीन आज के अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अमेरिका का प्रतिद्वंदी है। कई बार उसे दुश्मन भी माना जाता है अमेरिकी हलकों में, और उसने चीन से ये उम्मीद करना कि ईरान को वो के रास्ते बंद करे या व्यापार को कम करे, जिससे कि जो ईरान की जो ताकत है वो कमजोर हो। तो एक तरीके से हम कह रहे हैं कि डेस्परेशन भी अमेरिकी व्यवस्था में दिखाई दे रही है। ट्रंप जिस भावावेश में आकर आग में कूदने की उन्होंने जरूरत की है, तो उनको लगता है कि अब ये उंगली जलने की नौबत आ गई है और फेस सेविंग अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण हो गया। वियतनाम वॉर हम सबके सामने एक एग्जाम्पल है। कुछ साल पहले अफगानिस्तान से जिस तरीके से अमेरिकी सेना भागी थी, वो एक एग्जाम्पल है। तो कहने का अर्थ कि एक सर्वशक्तिमान देश हमेशा के लिए सर्वशक्तिमान नहीं रह सकता है। अगर किसी कारण से अगर फेस सेविंग यहाँ से अमेरिका को करना पड़ा और युद्ध को किसी तरीके से समेटना पड़ा और कोई भी निर्णायक विजेता नहीं बनता है, तो हमको लगता है कि एक नई व्यवस्था की शुरुआत यहाँ से हो जाएगी अमेरिकी। सर एक सवाल मेरा यहाँ पर और रहेगा आपसे कि अमेरिका ने जो है मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देशों में, अगर मैं नाम लूं इनका, तो सऊदी अरब में, कतर में, कुवैत में, बहरीन में और भी बहुत सारे देशों में जो है अमेरिका ने अपने सैन्य बेस बनाए थे। ये वो देश है जिन्होंने अमेरिकन मिलिट्री को जो है अपनी जमीन का इस्तेमाल होने दिया था, शायद ये सोच करके कि भविष्य में अगर कोई ऐसा संकट आता है तो अमेरिका उनकी रक्षा करेगा। लेकिन मौजूदा स्थिति में जिस तरीके से ईरान का रुख दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से ईरान के एक के बाद एक हमले इन देशों में दिखाई दिए और कहीं ना कहीं अमेरिका भी वहां पर बहुत कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं दिखाई दिया, तो अब आपको क्या लगता है कि वाकई में जो डोनाल्ड ट्रंप का मिडिल ईस्ट प्लान था वो फेल होता हुआ दिखाई दिया? बिल्कुल खतरे में तो दिखाई दे रहा है। देखिए, ईरान एक स्टेट है, पर्सिया जिसे बहुत बड़ा देश है, समुद्री ठिकाने बहुत लंबे चौड़े हैं, पहाड़ी इलाका। तो कहने का अर्थ कि सिविलाइजेशनल स्टेट की अपनी एक पहचान होती है, और जिस तरीके से बाहरी शक्तियां द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर 1950s में, चाहे वो रूस ने भी अटैक किया था, फिर ब्रिटेन और अमेरिका ने अटैक किया, तो ईरान ने अपनी व्यवस्था को बनाने के लिए, अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गुरिल्ला वार की शुरुआत की। गुरिल्ला वार जिसमें हमास, हिजबुल्लाह और हुतीज जैसे संगठन तैयार किए जो दूसरे देश में स्थित थे, और उसके आधार पर ईरान की सोच थी कि बाहरी शक्तियों को किसी भी तरीके से वेस्ट एशिया में, गल्फ कंट्रीज में आकर रोकना, और सबसे बड़े इस्लामिक शक्ति के रूप में, आर्थिक शक्ति के रूप में, एक योद्धा के रूप में एक निर्णायक की भूमिका निभाना। और हम सभी जानते हैं कि एक समय था जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट वैसी हुआ करता था, तो उसमें सबसे वजनदार अगर किसी के शब्द होते थे तो ईरान के होते थे। ये अलग बात है कि इराक और ईरान युद्ध में 80s में जो चला, उसमें ईरान की हार हुई थी, इराक जीता था क्योंकि पश्चिमी देशों का सपोर्ट था। लेकिन उसके बाद से निरंतर अगर कोई इस्लामिक देश जो आर्थिक और सैनिक रूप से निरंतर मजबूत होता जा रहा हो, वो ईरान था। तो कहने का अर्थ कि इतनी मजबूती वाले देश
को इस तरीके से नेस्तनाबूद करना आसान नहीं है। और कहीं न किसी न किसी रूप में आतुरता में इज़राइल के कहने पर इज़राइल और अमेरिकी की दृष्टि भी अलग-अलग है ईरान में। अब रिजिम चेंज की बात कर रहे थे। अब रिजिम चेंज दोनों के जो परिभाषा अगर देखेंगे तो दोनों अलग-अलग है। इज़राइल ईरान को पूरी तरीके से स्टेट के रूप में खत्म करना चाहता है। अमेरिका स्टेट के रूप में खत्म नहीं करना चाहता है, वहां पर राजनीतिक परिवर्तन करना चाहता है। तो दोनों के मंसूबे अलग अलग हैं और वो मंसूबे एक साथ चलकर सफल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो परिस्थितियां इजराइल और अमेरिका के लिए भी बड़ी खतरनाक उत्पन्न हो गई है। और अब ये समय बताएगा क्या किस मोड़ पर जाएगा। नुकसान तो ईरान को आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से बहुत हुआ है। इससे निपटने में सैकड़ों मतलब दशकों लग जाएंगे। लेकिन अगर किसी कारण से अमेरिका की यहाँ पर हार होती है, उसके मंसूबे पूरे नहीं होते हैं, तो दुनिया में, वेस्ट एशिया में एक नई राजनीति की शुरुआत भी होगी। इस तरह भी मौजूदा हालात जो दिखाई दे रहे हैं और जिस तरीके से इजराइल की हम बात करें, अमेरिका की बात करें, ईरान के तेवर को अगर हम देख लें, ये युद्ध जो है अब किस मोड़ पर जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? इसका अंत कैसा हो सकता है? आपकी एक्सपर्ट कमेंट इस पर क्या रहेगी? ये गंभीर स्थिति, जैसे ही चीन और रूस जो अभी तक शाब्दिक अर्थों से सहायता कर रहे हैं और उनका दृष्टि हम सैनिक सहायता भी कर सकते हैं, अगर रूस इस मैदान में कूदता है तो स्थिति बहुत गंभीर बन सकती है। क्योंकि आज भी रूस के पास वो सैनिक संसाधन है, चीन के पास आर्थिक संसाधन है। अगर ये दोनों ईरान को मदद देने में मदद करते हैं खुलेआम रूप में, तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। क्योंकि अभी तक जितनी लड़ाई ईरान ने की है वो अपने बूते पर की है और उसमें किसी देश का सपोर्ट नहीं मिला है। तो कहने का कि भविष्य बड़ा खतरनाक दिखाई दे रहा है। और न्यूक्लियर शक्ति की भी बात हम अगर करें तो वो ईरान ने बंद नहीं किया है। उसके लिए ये बहुत कुछ दिनों का मसला है कि वो न्यूक्लियर शक्ति को अख्तियार कर सकता है, तो स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीयता की भावना भी, जो रिजिम चेंज की बात कर रहे थे अमेरिका और इजराइल, जब बाहरी शक्तियां किसी देश पर आक्रमण करती हैं तो इसका एक नया फौवा ये भी होता है कि जो लोग विरोधी होते हैं वो लोग भी राष्ट्र की भावना में से प्रेरित होकर बाहरी शक्तियों का विरोध करते हैं। तो आज जो मसला ईरान के भीतर है वो पूरी तरह से खामेनी के पक्ष में है। वो IRGC जो रिवोल्यूशनरी मिलिट्री है उसके साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो इसलिए ये चीजें, ये मंसूबे अमेरिका और इजराइल के सफल होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल सर। और सर एक चलते चलते एक सवाल और आपसे लूंगा कि नाटो की अगर हम बात करते हैं तो अब तक जो है अमेरिका की भूमिका नाटो में एक अघोषित बॉस की तरह रही है। लेकिन अब जब ईरान के साथ में संघर्ष शुरू हुआ इनका, तो डोनाल्ड ट्रंप बार बार जो है स्टेटमेंट दे चुके हैं, नाटो के देशों से अपील कर चुके हैं कि आप भी इस जंग में उतरिए और जो है क्या कुछ हो सकता है उसकी रणनीतिक तौर से जो है कुछ बातें हम आगे बढ़ाएं, कुछ रणनीतियां इसकी तैयार करें। लेकिन नाटो देश जो है इसमें अपना कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में नाटो के सदस्य देशों का बिलीव डगमगाया है वाकई में, या फिर वे जानबूझकर के ईरान के मसले में नाक नहीं डालना चाहते अपनी? क्या लगता है दोनों स्थितियों में से कौन सी ठीक है सर? बातें सत्य हैं। देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर में भी एक समय जब आया था तो यूरोप के कुछ देश, विशेषकर जर्मनी और फ्रांस ने अमेरिका से मतभेद दिखाए थे कि ये लड़ाई हमारी नहीं है और ये लड़ाई आपके ईगो की लड़ाई है। तो फिर लेकिन बाद में उन देशों को लगा कि नहीं, साथ में चलने में ही भलाई है, उन्होंने मदद पहुंचाई। ईरान के मसले पर भी चूंकि तेल का बहुत बड़ा संसाधन यूरोपीय देशों को जाता है, तो डायरेक्टली अगर वो ईरान पर आक्रमण करने की कोशिश करेंगे तो उससे लॉन्ग टर्म में वो खामियाजा उन्हें उठाना पड़ सकता है। क्योंकि कई मसलों पर अमेरिका यूरोप से अलग है, यूरोप मतलब नाटो के कुछ देशों से। लेकिन ये भी सच है कि 70 से 80% जो नाटो के संसाधन है, जो मिलिट्री इक्विपमेंट और बाकी सारी चीजें, वो अमेरिका के द्वारा दी जाती हैं। सबसे बड़ा फोर्स जो अमेरिका का है वो जर्मनी में स्थित है। जर्मनी, इटली और कई अन्य यूरोपीय देशों में है। का अर्थ कि ट्रंप कर रहे हैं कि भाई मैं आपको पिछले 5 दशकों से सुरक्षा दे रहा हूं, आपके कठिन समय में खड़ा रहा हूं, मदद दे रहा हूं। आज जब दुनिया में शांति और हमको जरूरत है तो आप लोग सामने नहीं आ रहे हैं।
तो ये अपने आप एक हताशा भी है और एक तरीके से यूरोप और नाटो और अमेरिका के बीच में दूरियां भी पैदा करेगा, तो पिछले कई सालों से, दशकों से पैदा होते हुए चली आ रही हैं। तो एक नए समीकरण की शुरुआत दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और सर, अमेरिका को लेकर के बातें बड़ी चर्चाओं में रही हैं कि वो जब भी किसी देश के साथ युद्ध में उलझा है तो बहुत ही त्वरित कार्रवाइयां करता है, बहुत तेज कार्रवाइयां करता है और फिर तुरंत एक्शन लेकर के कुछ ही दिन के भीतर जो है उस देश को घुटने पर ले आता है। लेकिन ईरान के साथ अगर हम इसकी तुलना करते हैं, जो हालात ईरान के सामने और जो चुनौतियां ईरान के सामने अमेरिका ने 7-8 साल पहले खड़ी करनी शुरू की थी, 2017-18 से जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध थोपने शुरू कर दिए थे। इन 7-8 सालों में ईरान जो है आर्थिक तौर से पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया है। अमेरिका को लग रहा था कि वो ईरान को जो है बड़ी जल्दी और आसानी से दबा सकता है, वहां के रिजीम को आसानी से चेंज कर सकता है, वहां के कंसेंसस को जो है इस तरीके से प्रचारित किया जा रहा था कि ईरान का जो कंसेंसस है वो अमेरिका के साथ में है। जब इतनी फेवरेबल कंडीशन वाकई अमेरिका के साथ में थी, तो फिर ये युद्ध 21 दिन लंबा खिंचा क्यों? आखिर अमेरिका के सामने इतनी बड़ी चुनौतियां खड़ी क्यों हुई कि वो ईरान जैसे देश से जो है मुकाबला इतने दिनों तक कर रहा है, उसको दबा नहीं पाया? वजह क्या है सर इसकी? असली वजह क्या है इसकी? बिल्कुल, देखिए, अमेरिका में तो थिंक टैंक्स बहुत सारे हैं और वो थिंक टैंक्स का काम ही है कि वास्तविक स्थिति का अध्ययन कर कर अमेरिकी सरकार को सलाह देना। तो जितने भी बड़े एक्सपर्ट हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के, वेस्ट एशिया को जानने वाले, मीर साइमर से लेकर बाकी जितने भी उन लोगों ने ट्रंप की बेवकूफी माना कि ये युद्ध अनावश्यक था, इसकी जरूरत नहीं थी। तो कई लोगों ने ये माना है कि ये वॉर ड्रिवन इकोनॉमी जो अमेरिका चलाने की कोशिश कर रहा है कि वॉर से ही इकोनॉमी को मजबूत करना है, हमें सैन्य सामान को बेचकर मजबूत करना है या ऐसी परिस्थितियां पैदा करना है जिससे कि अमेरिकी हथियार बाजार में बिके और विकास का वही एक मानक हो सकता है। तो ये एक खतरनाक सूचक है और हमको लगता है कि एक के बाद एक वेनेजुएला से लेकर कई जगहों पर आपने अनावश्यक लड़ाई की समीकरण को, दूसरे की लड़ाई को अपना लिया और अपनी दादागिरी को सिरमौर बने रहने के लिए कि हम दुनिया के सबसे सर्वशक्तिशाली देश हैं, यूनिपोलैरिटी हमारी बनी रहेगी। तो वो उसके कारण से भी ये एक व्यक्तिगत नेता के कारण, स्वभाव और ईगो के कारण से भी ये युद्ध दिखाई दे रहा है। हो सकता है भी ये बातें हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये ट्रंप की लड़ाई है जो कई बड़े विशेषज्ञ ट्रंप की सोच को की निंदा कर रहे हैं। बिल्कुल, दो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम एक के बाद एक जो है यहाँ पर चर्चाओं में बने और लोग जो है सोशल मीडिया पर इसको लेकर बड़ी ही दिलचस्प जो है कमेंट भी कर रहे हैं। लोगों का कमेंट है ये, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के कई देशों पर जो है टैरिफ का बोझ लादा और फिर उसके बाद अमेरिका में ये दिखाने की कोशिश की कि देखो मेरी सरकार में हमने जो है टैरिफ को किस तरीके से दुनिया के देशों पर बढ़ाया और फिर जो है हमने अपने राजस्व को किस हद तक बढ़ा लिया है। तो जो धन जैसे आए वो धन वैसे जाए। तो वहां से जो आपने अर्जित किया वो ईरान के युद्ध में आप उड़ा चुके हैं, शायद उससे ज्यादा उड़ा चुके हैं। तो ये दोनों ही स्थितियां जो हैं कहीं ना कहीं आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की सोच जो है थोड़ी अंडर नरिश्ड रह गई इसमें? हाँ, कहीं ना कहीं पर ये उनके व्यक्तिगत स्वभाव और ईगो की लड़ाई दिखाई देती है। सिस्टम, देखिए, कोई भी विदेश नीति, किसी भी देश की विदेश नीति राष्ट्रहित को लेकर चलती है। राष्ट्रहित को मजबूत करना, संवर्धन करना ही उसका मुख्य उद्देश्य होता है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सोच या उनका ईगो महत्वपूर्ण नहीं है। तो कहीं न कहीं कई बार तो बचकाना हरकत और बचकाना शब्द भी ट्रंप के द्वारा बोले गए हैं, चाहे वो भारत के संदर्भ में हो या कई यूरोपीय देशों के संदर्भ में भी। मैं अगर नाटो में वो साथ नहीं दे रहे तो मैं उनको बर्बाद कर दूंगा, उनके साथ ट्रेड डील खत्म कर दूंगा। तो इस तरीके से डिप्लोमेसी नहीं चलती। डिप्लोमेसी ये सटीक और बड़ा ही सटल वे में चीजों को जवाब दिया जाता है। कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ऐसी बातें, ऊंची बातें नहीं करता। बिल्कुल। और एक राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो एक राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की जो है पिछले 1 सालों में कई मुद्दों पर जो है आलोचना होती हुई देखी गई है। एक राष्ट्रपति की पहचान जो है उसके विजन पावर से होती है। वो एक विजनरी के तौर पर जो है अपने देश का नेतृत्व करता है।
लेकिन जिस तरह की उत्श्रृंखल प्रवृत्ति जो है डोनाल्ड ट्रंप में खासतौर से दिखाई दी, जिसको लेकर के दुनिया भर में वो चर्चाओं में भी रहे, उनके जो है अधपके अधकचरे बयान जो है लगातार जिस तरीके से आलोचनाओं का शिकार होते रहे, इससे कहीं ना कहीं अमेरिका की छवि पर भी काफी असर पड़ा है। खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी को ईरान के युद्ध में किस तरीके से ईरान ने तोड़ा है, यह भी आप इस बात को भी दरकिनार नहीं कर सकते। और यहां पर जिस तरीके से हमने देखा कि नाटो देशों की तरफ से भी कोई समर्थन नहीं मिल रहा, जापान ने अपने हाथ खड़े कर दिए, उसके बाद जो है जिस तरीके से ये पूरा युद्ध जो है डोनाल्ड ट्रंप के गले की फांस बनता गया, अब कहीं ना कहीं इस युद्ध ने यह जरूर साबित कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी हर जगह नहीं चल सकती। और खासतौर से वो देश जो टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका की पॉलिसीज, डोनाल्ड ट्रंप के नीतियों, उनकी धमकियों का शिकार होते रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी जो है ईरान के इस बड़े हौसले से संबल जरूर मिला होगा। शायद अमेरिका को इस पोजीशन पर आकर के वापस एक बार चिंतन मंथन की आवश्यकता है। जिस तरीके से उसके फैसले दुनिया भर के देशों पर प्रभाव डाल रहे हैं, जिस तरीके से दुनिया भर के सामने आर्थिक चुनौतियां खड़ी करते रहे हैं, क्या अमेरिका इसके लिए गुनहगार नहीं माना जाना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर अपनी राय शेयर करें। हमारे साथ सतीश कुमार साहब बने हुए थे, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।